हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको जो आर एस शर्मा बुक है प्राचीन भारत का इतिहास एनसीईआरटी की, उसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट कराया था। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि जो इतिहास है, जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसका महत्व क्या है, और चैप्टर 2 में अपन ने पढ़ा था कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको कौन कौन से लिखने के स्वरूप हैं, जिसमें औपनिवेशिक दृष्टिकोण, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, गैर राजनीतिक दृष्टिकोण और सांप्रदायिकवादी दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा था। और इस जो अध्याय में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, ये है दोस्तों चैप्टर नंबर 3। और इस चैप्टर नंबर 3 में जो दिया गया है वो है इतिहास निर्माण। इतिहास का निर्माण, यानी निर्माण कैसे हुआ। जैसे कि आज जो अपन पढ़ते हैं इतिहास, वो कैसे पता चला, इतिहास का निर्माण और उनके स्रोत के बारे में और उसके स्रोत के बारे में, राइट। तो ये जो चीज़ है वो इस अध्याय में दी गई है। देखो फ्रेंड्स, जब अपन ने इस बुक की शुरुआत की थी उस समय मैंने एक सेकंड वीडियो बनाई थी जिसमें अबाउट द बुक था। उसी अबाउट द बुक में मैंने जब पढ़ाया था तब इस बुक की शुरुआत में मैंने बताया था कि इस बुक में अपन क्या पढ़ेंगे। उस समय इस बुक में दिया गया था कि दूसरी ही लाइन में कि पुस्तक में इतिहास लेखन के स्वरूप, उसका महत्व और उसके स्रोतों पर चर्चा की गई है। क्या दिया हुआ था इस पुस्तक में? इतिहास लेखन के स्वरूप, इतिहास लेखन का महत्व और इतिहास लेखन के जो स्रोत है उस पर चर्चा की गई, राइट। ये अपन ने सेकंड जो वीडियो थी जिसमें अपन ने अबाउट द बुक के बारे में पढ़ा था, उसमें अपन ने दूसरी लाइन पढ़ी थी। अब देखो, ये स्वरूप है उसके बारे में अपन ने लेसन 2 में पढ़ा था। जो चैप्टर 2 था उसमें स्वरूप के बारे में पढ़ा था, औपनिवेशिक दृष्टिकोण, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, सांप्रदायिकवादी दृष्टिकोण, गैर राजनीतिक दृष्टिकोण, ये। और जो महत्व है उसका चैप्टर 1 में पढ़ा था कि प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व क्या है। और जो चैप्टर 3 है वो डिज़ाइन किया गया स्रोत के बारे में, राइट फ्रेंड्स। स्रोत मतलब जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको हम किन किन सोर्सेस से पढ़ते हैं, या फिर किन किन सोर्सेस से इन चीज़ों का पता लगता है प्राचीन भारत के इतिहास का, उसके बारे में अपन इस चैप्टर में या इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो इस चैप्टर का जो पहला बिंदु है वो है भौतिक अवशेष। मतलब जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसकी जानकारी जो है सबसे पहली जो मिलती है वो मिलती है भौतिक अवशेष से। किससे मिलती है? भौतिक अवशेष से। अब देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो समझते हैं अवशेष क्या होते हैं। अवशेष होते हैं जो उस समय प्राचीन भारत में लोग, जो वहाँ के पीपुल थे, जिन चीज़ों का वो यूज़ करते थे, चाहे वो उनके द्वारा यूज़ किए गए बर्तन हो, चाहे वो उनके द्वारा यूज़ किए गए औजार हो, चाहे वो उनके द्वारा बनाए गए घर हो, झोपड़ियाँ हो, वो जो चीज़ें हैं वो आगे वाले समय में क्या हो गई, जो ज़मीन की गहराई में, धरती की गहराई में क्या हो गई, दब गई। और उनके कारण वो जो अवशेष के रूप में आज प्रकट होती है। जब जो इतिहासकार है, जब जो आज के जो पुरातत्वविद है, जब वो खुदाई करते हैं तो उनको ये अवशेष मिलते हैं। तो ये जो अवशेष है, क्योंकि वो फिजिकल रूप में मिलते हैं ज़मीन की गहराई में, इसीलिए इसे कहते हैं भौतिक अवशेष, राइट फ्रेंड्स। तो ये जो भौतिक अवशेष है, ये जो अवशेष है जो ज़मीन की गहराई में मिलते हैं, इन अवशेषों से जो अपने को जानकारी प्राप्त होती है
उस जानकारी को या उन इतिहास के स्रोतों को अपन कहते हैं भौतिक अवशेषों से प्राप्त होने वाली जानकारी। राइट फ्रेंड्स, अब देखो इन भौतिक अवशेषों में अपन क्या क्या चीज़ जो है आगे पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, पुरातत्व की विधियां हमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के इतिहास में पाए जाने वाले भौतिक अवशेषों को ढूंढने में मदद करती है। पुरातत्व की विधियां मतलब पुरातत्व, पुरातत्व की विधियां, पुरातत्व की विधियां से तात्पर्य है जब जो पुरातत्वविद होते हैं, पुरातत्वविद जो जमीनों की खुदाई करके अवशेषों को इकट्ठा करते हैं, जो अवशेषों को इकट्ठा करते हैं उस जमीन को खोदने के लिए वो दो प्रकार की विधि का यूज़ करते हैं। एक विधि होती है जिसको अपन आगे पढ़ेंगे, ये आएगी कि जब वो खुदाई करते हैं तब वो गहराई में जाकर खुदाई करते हैं, एक टाइप ये होता है। और दूसरा टाइप ये होता है कि वो गहराई में नहीं जाकर ऊपर ऊपर से ज़्यादा क्षेत्रफल पर खुदाई करते हैं। राइट फ्रेंड्स, ये दूसरे प्रकार की विधि होती है जिसको अपन आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। मतलब यानी कि ये कोई क्षेत्रफल है, राइट। इस क्षेत्रफल में अगर आप इतने से एरिया में, यानी कि अगर आप 10 बाय 10 के एरिया में 10 बाय 10 इंटू 10 यानी आप 10 बाय 10 के एरिया में अगर गहराई से खुदाई करते हैं, यानी आप गहरा ज़्यादा जाते हैं खुदाई करते हुए, और आप जो ऊपर जो एरिया है वो कम यानी कवर करते हैं, तो ये एक टाइप की विधि होती है। और एक दूसरे टाइप की विधि होती है कि आप एक बड़ा क्षेत्रफल है, उस क्षेत्र में आप लगभग 10 किलोमीटर पर स्क्वायर जो होता है वहाँ पर खुदाई करते हैं, लेकिन आप इस टाइप में गहरा नहीं जाते हैं, यानी आप गहराई से खुदाई नहीं करते हैं, आप ऊपर जो मैक्सिमम एरिया है उसको कवर करते हैं। तो ये हो गई दूसरे टाइप की विधि और ये हो गई फर्स्ट टाइप की विधि। इसका नाम क्या होता है वो अगर आगे हम पढ़ेंगे, और कौन सी विधि के क्या लाभ है, कौन सी विधि फ़ायदेमंद होती है किस चीज़ के लिए, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ केवल इतना बताया गया है कि जो पुरातत्व की विधियाँ हैं, इन विधियों के द्वारा हमें जो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के इतिहास में पाए जाने वाले जो अवशेष हैं, उन अवशेषों को ढूंढने में मदद मिलती है। मतलब इन विधियों से हम उन अवशेषों का या उन अवशेषों को ढूंढते हैं, उन अवशेषों को का पता लगाते हैं। राइट फ्रेंड्स, भारत एवं अन्य देशों में पुरातत्व का इस्तेमाल प्रागैतिहासिक और प्राचीन इतिहास के अध्ययन में किया जाता है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बिंदु आता है प्रागैतिहासिक काल। देखो फ्रेंड, 3 चीज़ें होती है। कितनी चीज़ें होती है? 3 चीज़ें। कैसे कैसे? एक होता है प्रागैतिहासिक काल। क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल। एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल और एक होता है इतिहास। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर प्रागैतिहासिक की बात क्यों की गई है। देखो फ्रेंड्स, अपना जो इतिहास है, राइट, अपना जो इतिहास है, जैसे अगर मैं बहुत पुराने समय की बात करूँ, हड़प्पा से भी पहले शायद, या हड़प्पा के समय में चीज़ें क्या थी, लोग लिखते नहीं थे। अगर लोग लिखेंगे नहीं तो अपन जो उस समय के इतिहास को कैसे प्राप्त करेंगे? कोई लिखे हुए स्रोत तो अपने को मिलेंगे नहीं। अपने को क्या मिलेंगे? अपने को मिलेंगे वहाँ पर अवशेष, उन लोगों के द्वारा यूज़ किए गए बर्तन, उन लोगों के द्वारा यूज़ किए गए औजार, उन लोगों के द्वारा जो भी बनाए गए मकान के अवशेष, वो मिलेंगे। यानी कि ऐसा ऐतिहासिक काल जिसमें लोगों द्वारा कोई लिखित अवशेष नहीं छोड़े गए हैं या फिर वो लिखते ही नहीं थे, तो ऐसा काल जिसमें कोई लिखित अवशेष नहीं मिले हैं वो होता है प्रागैतिहासिक काल। क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल। अगर लिखित अवशेष नहीं है तो इतिहास के बारे में किसे जानकारी मिलेगी? अवशेषों से मिलेगी, राइट। अब देखो, आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है? आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में वहाँ के लोगों ने लिखित अवशेष तो छोड़े हैं, मगर आज के जो इतिहासकार हैं उन अवशेषों को पढ़ नहीं पा रहे हैं।
यानी कि प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल है जहाँ पर लोगों ने कोई लिखित अवशेष नहीं छोड़े हैं, क्योंकि वो लिखते ही नहीं थे। और आदि ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें लोग लिखते थे और वो लिखित अवशेष अपने को प्राप्त भी हुए हैं, लेकिन एक चीज़ है जो नहीं हुई है, वो क्या है? उस अवशेषों को ट्रांसलेट नहीं किया गया है, उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। वो कहलाते हैं आदि ऐतिहासिक काल। तो अब ये तीसरा इतिहास क्या होता है? अब जैसे मैं आदि ऐतिहासिक काल का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे तुमने अपन आगे पढ़ेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता में एक साइन बोर्ड मिला है, क्या मिला है? एक साइन बोर्ड मिला है। उस साइन बोर्ड पर अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई है, कोई ऐसी आकृति है, कोई त्रिभुज की आकृति है, कोई मछली जो फिश होती है उसकी आकृति बनी हुई है। तो ऐसे आकृतियाँ बनी हुई है, यानी कि उन्होंने लिखा तो है लेकिन अपन पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ क्या हो गई? आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण हो गई, राइट। अब इतिहास क्या होता है? इतिहास वो काल होता है जिसमें जो प्राचीन लोग हैं उन्होंने लिखित अवशेष लिखे हैं और उन लिखित अवशेषों का आज के जो इतिहासकार है उन्होंने इसका ट्रांसलेट भी कर दिया है, मतलब उनको पढ़ लिया है। यानी इतिहास वो काल है जिसमें लोगों ने जो लिखित अवशेष है उनको पढ़ लिया है, राइट फ्रेंड्स। तो इन चीज़ों को क्या कर दिया है? इन चीज़ों को जो अपने इतिहासकार है, पुरातत्वविद है, उनके द्वारा पढ़ा जा चुका है। क्या क्या चुका है? पढ़ा जा चुका है। ये इनको पढ़ा नहीं जा सका और इसमें लिखित अवशेष मौजूद ही नहीं है। समझ गए फ्रेंड्स? प्रागैतिहासिक काल कोई लिखित अवशेष मौजूद नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल लिखित अवशेष मौजूद हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। और इतिहास जिसमें लिखित अवशेष मौजूद भी हैं और अपन ने उनको पढ़ भी लिया है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अशोक के द्वारा जो लिखे गए शिलालेख हैं वो सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं इतिहास के, क्योंकि वो लिखित अवशेष है और हमने उनको पढ़ भी लिया है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जेम्स प्रिंसेप जो था उन्होंने सबसे पहले अशोक के द्वारा जो लिखे गए शिलालेख जो अभिलेख है उनका 1837 ईस्वी में रूपांतरण किया था, मतलब उनको पढ़ा था। तो ये होगा इतिहास। तो अब ये बात क्यों आई है प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और इतिहास की? क्योंकि ये लाइन क्या कहती है कि भारत एवं अन्य देशों में जो पुरातत्व का इस्तेमाल है वो प्रागैतिहासिक और प्राचीन इतिहास के अध्ययन में किया जाता है। मतलब आप आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ना है या फिर इतिहास के बारे में पढ़ना है तो आप लिखित स्रोतों को यूज़ कर सकते हो। यानी अगर फ्यूचर में आदि ऐतिहासिक काल की लिपि को भी पढ़ा जाए तो क्या होगा? ज़्यादातर लोग क्या करेंगे? लिखित अवशेषों को यूज़ कर लेंगे पढ़ने के लिए। लेकिन प्रागैतिहासिक काल को जानना है तो आपके पास कोई लिखित अवशेष है ही नहीं। तो इसको जानने के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्सेज क्या होंगे? सबसे बेस्ट रिसोर्सेज होंगे उस समय के मौजूद अवशेष, मतलब जो पुरातत्वविद हैं उनकी विधियों से प्रागैतिहासिक काल और प्राचीन इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अवशेष। ये कौन से अवशेष? भौतिक अवशेष जो उस समय लोगों द्वारा छोड़े गए थे, राइट फ्रेंड्स। प्रागैतिहासिक का संबंध उस काल से है जिसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं है और इतिहास मुख्यतः अलिखित सामग्री पर आधारित है। अभी बताया मैंने, यानी प्रागैतिहासिक में कोई लिखित प्रमाण मौजूद नहीं है। अलिखित सामग्रियाँ मतलब जो अवशेष है उनके द्वारा हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो भौतिक अवशेष है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रागैतिहासिक काल के, क्योंकि आप हो सकता है कि इतिहास और आदि इतिहास को आप लिखित अवशेषों से पढ़ लो और समझ लो, लेकिन प्रागैतिहासिक काल के लिए आवश्यक है कि आप अवशेषों को यूज़ करो, क्योंकि उस समय कोई लिखित अवशेष मौजूद नहीं थे। प्रागैतिहासिक स्थल कई मायनों में ऐतिहासिक स्थल से अलग होते हैं। सामान्यतः ऐसे स्थल मुख्यतः आवासीय अवशेषों के रूप में नहीं होते बल्कि मनुष्य, पादप और जीव जंतुओं के जीवाश्म के रूप में होते हैं। मतलब जो प्रागैतिहासिक काल होता है, जो प्रागैतिहासिक स्थल होते हैं, वो क्या कह रहा है? वो अवशेषों के रूप में जीव जंतुओं, मनुष्यों और पादपों यानी पेड़ पौधों के अवशेषों, जीवाश्म के रूप में होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में लोग क्या करते थे? एक जगह पर न रहकर इधर उधर विचरण करते थे। तो इधर उधर विचरण करते थे तो उनके कोई मकान नहीं थे
वो क्या करते थे, केवल इधर उधर विचरण करते थे, शिकार करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तो इधर उधर विचरण करने के दौरान वो जहाँ पर भी रुकते थे वहाँ पर वह कुछ अवशेष छोड़ के चले जाते थे, और जहाँ पर नेक्स्ट लोकेशन पर हो जाते थे वहाँ पर भी कुछ अवशेष छोड़ कर चले जाते थे, और उन अवशेषों को आज के जो पुरातत्वविद और इतिहासकार हैं वो प्राप्त करते हैं और प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर अपन आद्य इतिहास और इतिहास की बात करें तो ये जो अवशेष है वो आपको एक लोकेशन पर आपको मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं? क्योंकि इन काल में लोगों ने अपना एक निवास स्थान बनाना शुरू कर दिया था, खेती करना शुरू कर दिया था, तो वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर रहना शुरू हो गए थे। इसलिए इन अवशेषों को ढूंढना थोड़ा आसान है, किसके? आदि इतिहास और इतिहास के अवशेषों को, क्योंकि आपको वो पर्टिकुलर लोकेशन पर मिल जाएंगे। लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल के जो अवशेष है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर मिलना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये लोग विचरण किया करते थे, है ना, जंगलों में, राइट। अब ये जो आदि प्राग ऐतिहासिक काल, अब ये जो प्राग ऐतिहासिक काल के स्थल है वो कहाँ मिलते हैं? ये पठार और पहाड़ों की ढलानों पर। जो लोग हैं प्राग ऐतिहासिक काल में कहाँ रहते थे? पठारों में रहते थे, पहाड़ों की ढलानों पर रहते थे, नदियों के किनारों पर रहते थे और ऊंचाई पर रहते थे। तो इन लोकेशन पर आपको ये प्राग ऐतिहासिक स्थल के अवशेष मिल सकते हैं, जो विविध वनस्पति और जीवों से युक्त होते हैं। क्यों रहते थे यहाँ पहाड़ों, पठारों, नदियों के किनारे? क्योंकि वहाँ पर उनके जीवन यापन के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वो मौजूद होते थे, राइट। इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि पाषाण युग के कई पत्थरों के औजारों या औजार भी इन स्थलों पर पाए जाते हैं। मतलब जो पाषाण युग, मतलब जो पत्थर का युग था, जब लोग पत्थर से औजार बनाते थे, उन औजारों को भी आप इन प्रागैतिहासिक स्थलों, पठारों, पहाड़ों, नदियों के किनारों पर प्राप्त कर सकते हैं और उन अवशेषों से प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। औजार, पौधे, जानवर और मनुष्यों के अवशेष हिम पूर्व युग के जलवायु की स्थितियों को दर्शाते हैं। मतलब ये जो औजार और पेड़ पौधों और जानवरों और मनुष्यों के जो अवशेष वहाँ पर मिले हैं वो किस युग को बताते हैं? ये हिम पूर्व युग के जलवायु की स्थितियों को बताते हैं। अपन आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से युग है जिसमें हिम युग आएगा। हिम युग मतलब ऐसा युग जिसमें चारों तरफ पूरी पृथ्वी पर केवल और केवल बर्फ से ढकी हुई थी पूरी पृथ्वी। तो ये जो युग है, इस युग के पहले के जलवायु को भी ये अवशेष बताते हैं। हालांकि ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी के मध्य तक भारत में सिंधु संस्कृति में लिखावट के होने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका या उनकी व्याख्या अभी तक संभव नहीं हुई है। मैंने बताया ना, जैसे आद्य ऐतिहासिक काल, जैसे हड़प्पा संस्कृति की बात करें, हड़प्पा संस्कृति में अपने को साइन बोर्ड मिले हैं। उन साइन बोर्ड पर कुछ चित्र के रूप में या फिर कुछ जो आकृतियां हैं उनके रूप में कुछ लिखा हुआ मिला है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम उनको अभी तक पढ़ नहीं पा रहे हैं। यानी कि लिखित अवशेष मौजूद तो हैं लेकिन उन्हें अभी तक अपन पढ़ नहीं पा रहे। तो ये कौन सा काल हो गया? आद्य ऐतिहासिक काल। इस प्रकार हड़प्पा के लोग लिखना तो जानते थे, लेकिन उनकी संस्कृति को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। यानी वो लिखना तो जानते थे लेकिन अपन पढ़ नहीं पा रहे। तो इन संस्कृति को, हड़प्पा संस्कृति को किस में रखा गया है? आद्य संस्कृति में। यही हाल ताम्र युग यानी तांबे का युग, पाषाण युग मतलब पत्थर के औजार, पाषाण मतलब पत्थर, और ताम्र युग मतलब तांबा। ताम्र युग मतलब तांबे के औजार, तांबे को यूज करते थे। यही हाल ताम्र युग या ताम्र पाषाण युग की संस्कृति का है, जहां लोग लिखना नहीं जानते थे। यानी ताम्र युग में और ताम्र पाषाण यानी तांबा प्लस पत्थर, ताम्र पाषाण मतलब तांबा प्लस पत्थर, इस युग में भी लोग जो है वो लिखना नहीं जानते हैं। मतलब ताम्र युग और ताम्र पाषाण युग के बारे में जानकारी भी भौतिक अवशेषों से मिलती है, न कि लिखित अवशेषों से।
भारत में पढ़ी जाने वाली लिखावट ईसा पूर्व 3री शताब्दी में अशोक के शिलालेखों से मिलती है। मतलब मैंने बताया ना आपको, सबसे पहले जो लिखित सामग्री जो इतिहास के बारे में लिखी हुई थी और उनको पढ़ा था, वो सबसे पहले कौन सी थी और सबसे पुरानी कौन सी थी? अशोक के शिलालेख थे। अशोक के शिलालेख ही हैं जिनको 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा अनुवाद किया गया और उससे प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी अपन ने प्राप्त की। तो ये है लिखित अवशेष, और जिनको अपन ने पढ़ लिया है वो है इतिहास। कौन सा? अशोक के शिलालेख से हुई थी शुरुआत, जो उस समय के ऐतिहासिक निर्माण का ठोस और मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यानी कि जो अशोक के शिलालेख है वो उस समय के, यानी अशोक के समय के, यानी मौर्य साम्राज्य के समय में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, जिससे उस समय के जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसकी जानकारी अपन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अशोक से पूर्व के काल में वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्यिक स्रोतों के बावजूद इतिहासकारों के लिए पुरातत्व शास्त्र महत्वपूर्ण स्रोत है। क्यों है? क्योंकि देखो, जब ये अशोक के बारे में, मतलब मौर्य साम्राज्य किसके आसपास आया? मगध साम्राज्य के। और मगध साम्राज्य के अगर पहले चले जाएं तो अपन किसके बारे में पढ़ते हैं? वैदिक संस्कृति के बारे में। और वैदिक संस्कृति के जस्ट पीछे चले जाएं तो अपन पढ़ते हैं हड़प्पा संस्कृति के बारे में। जैसे कि अपन ने कल ही पढ़ा था, उससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की जो अवधि है वो क्या मानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की। और 1500 से लेकर जो 500 ईसा पूर्व है वो कौन सी अवधि मानी जाती है? वैदिक संस्कृति, जिसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक तो ऋग्वैदिक संस्कृति और एक उत्तर वैदिक संस्कृति, राइट। और अब जो ये 500 के आसपास लगभग किसकी शुरुआत हो जाती है? मगध की शुरुआत हो जाती है। किसकी शुरुआत हो जाती है? मगध की। और इस मगध में ही तो आते हैं मौर्य, राइट, इस मगध में ही तो आते हैं मौर्य। तो वही कह रहा है ये कि हालांकि अशोक के पूर्व के काल, अशोक के पूर्व के काल मतलब ये, अशोक के पूर्व के काल मतलब ये, यानी अशोक मतलब ये, और अशोक के पूर्व के काल मतलब 1500 से लेकर 500 बीसी तक, यानी कि ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक काल। यानी इन काल की, यानी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में चाहे लिखित अवशेष मौजूद हैं, लेकिन अपन इसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इनका रूपांतरण नहीं कर पा रहे हैं। और इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो भौतिक अवशेष है वो पुरातत्वविदों के लिए बहुत ही आवश्यक स्रोत है, राइट। यानी जिसे अपन कहते हैं पुरातत्व शास्त्र महत्वपूर्ण स्रोत है, ये जो है वो महत्वपूर्ण स्रोत है, राइट। प्राचीन भारतीय समाज ने ढेरों भौतिक अवशेष छोड़े हैं, राइट। ये बात है कि प्राचीन समय में जो लोग रहते थे उन्होंने ढेरों, बहुत सारे अवशेष जो है वो अपनी धरती के अंदर छोड़े हैं, जो अपने लिए महत्वपूर्ण सामग्री है उस समय के प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए। दक्षिणी भारत के पाषाण मंदिर और पूर्वी भारत के ईंटों वाले मठ आज भी हमें अतीत के विशाल भवन निर्माण प्रक्रियाओं की याद दिलाते हैं। मतलब दक्षिणी भारत में जो पाषाण, मतलब पत्थर के जो बनाए गए बड़े बड़े मंदिर हैं, और पूर्वी भारत में जो ईंटों के बनाए गए मठ हैं वो भी आज मौजूद हैं। और इन मठों और इन बड़े बड़े मंदिरों को देखकर अपन ये पता लगा सकते हैं कि उस समय कितने विशाल भवनों का निर्माण प्राचीन भारत में जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाता था, राइट। यानी वो इतनी बड़ी बड़े भवन और इतनी बड़ी बड़ी मंजिलें बनाते थे। हालांकि इन अवशेषों का बहुत बड़ा भाग टीलों और खंडरों के ढेर के रूप में पूरे भारत में दबा हुआ है। अब ये अवशेष कैसे प्राप्त होते हैं? ये अवशेष प्राप्त होते हैं रेत के टीलों के नीचे दबे हुए। जैसे अगर आप सभ्यताओं की बात करें तो जो उदयपुर में आर्य सभ्यता है वो रेत के टीलों के नीचे दबी हुई है। उनकी खुदाई करके बहुत गहरी खुदाई करके अपने को यह जो अवशेष है, ये जो मूर्तियां हैं वो जो अपने को प्राप्त होती है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि जो अवशेष है ये इन ढेरों, इन जो मिट्टी के ढेर है उनके नीचे दबे हुए हैं और इनको निकालना बहुत ही
मुश्किल और एक कठिन कार्य है, राइट। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। अब देखो, अब ये जो अवशेष है ये कई प्रकार के हो सकते हैं। अब देखो, कई प्रकार के मतलब इसमें दो वर्ड आता है। एक होता है एकल सांस्कृतिक, एक होता है एकल सांस्कृतिक, एक होता है बहु सांस्कृतिक, बहु सांस्कृतिक। अब देखो, एकल सांस्कृतिक क्या होता है और बहु सांस्कृतिक क्या होता है। देखो, ये जैसे कोई टीला है, राइट, और ये एक और टीला है, राइट। अगर आप इस टीले को अंदर खोदते हो, राइट, अब इसको खोदने की दो विधियां मैंने आपको बताई थी। या तो आप थोड़े से एरिया में गहराई से जाओ, या फिर आप कम गहराई पर जाओ और बड़ा एरिया कवर करो, राइट। ये दो विधियां, इसके नाम क्या होते हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे, राइट। अब देखो, एकल संस्कृति क्या होती है। अगर आपने उस टीले की खुदाई की और आपको वहां पर जो अवशेष है वो एक ही काल के मिले हैं, एक ही संस्कृति के मिले हैं, एक ही समय काल के मिले हैं, तो उसे कहते हैं एकल संस्कृति। यानी आपने उसकी खुदाई की, यहाँ पर भी आपको एक ही काल के अवशेष मिले, और खुदाई की, यहाँ पर भी आपको एक ही काल के अवशेष मिले, तो इसे कहते हैं एकल संस्कृति। मतलब जो संस्कृति है वो एकल है, मतलब एक ही संस्कृति है, एक ही काल की है, राइट। और बहुसांस्कृतिक क्या होता है। बहुसांस्कृतिक मतलब आपने खुदाई की और यहाँ पर आपको किसी और संस्कृति, किसी और समय काल के अवशेष मिले, आपने कुछ और गहरी खुदाई की, आपको यहाँ पर किसी और काल के अवशेष मिले हैं, आपने और गहराई की से खुदाई की, आपको यहाँ पर किसी और समय काल के अवशेष मिले। मतलब आपको हर गहराई पर आपको अलग अलग समय काल के अवशेष मिल रहे हैं, तो उसे कहते हैं बहुसांस्कृतिक अवशेष। क्या कहते हैं, बहुसांस्कृतिक अवशेष, राइट। यानी आपको बहुसांस्कृतिक अवशेष कब प्राप्त होते हैं, जब आप धीरे धीरे गहराई में जाते जाते हैं। और आपको एकल सांस्कृतिक अवशेष कब प्राप्त होते हैं, जब आप गहराई में कम जाते हैं और एरिया ज़्यादा कवर करते हैं, तब आपको एक ही संस्कृति के अवशेष जो हैं वो प्राप्त होते हैं। समझ गए एकल संस्कृति क्या होता है और बहुसांस्कृति क्या होता है। अब देखो, ये क्या कह रहा है कि ये कई प्रकार के हो सकते हैं, एकल सांस्कृतिक, प्रधान सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। अब इसमें एक और पॉइंट आता है, प्रधान सांस्कृतिक। प्रधान सांस्कृतिक, प्रधान सांस्कृतिक क्या होता है, सिंपल सा पॉइंट है। देखो, अभी मैंने बताया कि आप गहराई में जाओ और आपको केवल एक ही युग के, एक ही संस्कृति के अवशेष मिले, तो वो है एकल संस्कृति। अगर आप गहराई में जाओ और आपको अलग अलग युग के, अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग गहराई में अवशेष मिले, तो वो है बहुसांस्कृतिक। सोचो, एक तीसरा पॉइंट भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि ये एक मिट्टी का ढेर है, खंडर है, उसमें आप गहराई में गए और आपको बहुसांस्कृतिक, जो प्रधान सांस्कृतिक है वो किसे कहते थे, अगर आप गहराई में गए, राइट, आपने खुदाई की, आपने मिट्टी के जो ढेर है उसकी खुदाई की, अगर आपको कोई अवशेष यहाँ मिले एक युग के, आप और गहराई पर गए, आपको वही अवशेष उस गहराई में भी प्राप्त हुए। मतलब दोनों जगह आपको सेम क्या मिले, अवशेष मिले। आप और गहराई में गए, आपको उसी युग के फिर से अवशेष मिले, तो ये तो क्या हो गई, एकल सांस्कृतिक हो गई। तो प्रधान सांस्कृतिक कैसे कहेंगे, अगर इस समय हर युग यानी हर गहराई पर एक ही युग के अवशेष मिले, लेकिन साथ में कुछ गहराई पर या कुछ अलग अलग गहराई पर आपको थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत, किसी दूसरे युग के अवशेष भी मिल जाए। मतलब यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर आप खुदाई करो और उस खुदाई के दौरान 100% में से अगर आपको 70 से 80% किसी एक युग के अवशेष मिले और उस 100% में से 30 से लेकर 20%
किसी दूसरे युग के अवशेष मिल जाएं तो जो प्रधान चीज़ है, जो मेन अवशेष है, वो मैक्सिमम जो पार्ट है वो किसका है, किसी एक युग का है। कुछ थोड़ा थोड़ा पार्ट अलग अलग युग का है, वो 30 से 20% भाग है। तो इसमें प्रधानता किसकी है, इसमें जो मैक्सिमम पार्ट है वो किसका है, किसी एक युग का है। तो जिस युग के वे अवशेष है उसे अपन कहते हैं प्रधान संस्कृति, यानी एक ऐसी सांस्कृतिक पीरियड या एक ऐसा सांस्कृतिक टाइम पीरियड जिसमें बहुत सारे अवशेष तो मिले हो, अलग अलग युग के अवशेष तो मिले हो, लेकिन उसमें प्रधानता किसी एक चीज़ की हो, यानी जो मैक्सिमम जो जो बहुमत हो वो किसी एक युग की संस्कृति का हो, तो उसे अपन कहते हैं प्रधान सांस्कृतिक। और कुछ छुटमुट भाग जो है वो किसी दूसरी संस्कृति के अवशेष भी मौजूद हो। जबकि एकल संस्कृति में क्या था कि सभी अवशेष एक ही युग के थे। प्रधान संस्कृति में क्या है, मैक्सिमम अवशेष जो है वो एक युग के हैं, हाँ कुछ थोड़ा थोड़ा भाग दूसरे युग के भी अवशेष मौजूद हैं। समझे फ्रेंड्स? एकल सांस्कृतिक, प्रधान सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। एकल सांस्कृतिक टीले या खंडहर मुख्यतः एक तरह की संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं। कुछ टीले या खंडहर केवल पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति को दिखाते हैं। मतलब ये उदाहरण दिया हुआ है कि हो सकता है कि कुछ एकल संस्कृति का उदाहरण है, जैसे कि आपको एकल संस्कृति का एक उदाहरण दिया गया है कि एक ऐसी संस्कृति जिसमें केवल और केवल आपको पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति मिली है। ये एक प्रकार के बर्तन है, जो मिट्टी के बर्तन होते थे उन्हें यानी कलर से डिज़ाइन कर कर यूज़ किया जाता था प्राचीन समय में लोगों के द्वारा। अगर वो आपको मिले हो सभी गहराई पर तो वो है एकल सांस्कृतिक विशेषता। और उसका एग्जाम्पल दिया है, जैसे आपको एक ही चीज़ मिली है पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति। कुछ सातवाहनों तथा कुषाणों की संस्कृति को प्रधान सांस्कृतिक टीले या खंडहरों में प्रधानता तो एक संस्कृति की होती है, लेकिन इसमें दूसरी संस्कृति भी पाई जाती है। अभी पढ़ाया मैंने कि प्रधान संस्कृति में यानी प्रधानता तो एक संस्कृति की होती है, लेकिन उसमें दूसरी संस्कृति भी पाई जाती है। बहुसांस्कृतिक टीले या खंडहरों में कई महत्वपूर्ण संस्कृतियों को देखा जा सकता है, जहां कदाचित एक संस्कृति दूसरी संस्कृति पर व्याप्त होती है। अभी बताया बहुसांस्कृतिक में क्या होता है, बहुत सारी जो संस्कृति है, बहुत सारे टाइम पीरियड के जो वो अवशेष होते हैं वो जो है वो मौजूद होते हैं। रामायण और महाभारत के मामले में इन अवशेषों या खंडहरों की परत दर परत खुदाई करके उन चीज़ों के जरिए उस वक्त की संस्कृति या वह अन्य पहलुओं को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। मतलब जो काल रामायण काल यानी रामायण का जो काल था, जो महाभारत के समय का जो काल था, उसके बारे में जानकारी अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जमीन के अंदर टीलों के अंदर खुदाई करके जो अवशेष प्राप्त होते हैं उनके बारे में परत दर परत खुदाई करके अपन इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राइट। किसी अवशेष या खंडहर की खुदाई लंबवत या समतल रूप से की जा सकती है। देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर में पहले बताया था कि आप दो तरीके से खुदाई कर सकते हो, ये बताया था ना। ये एक तरीका होता है, ये दो तरीका होता है। एक तरीका मैंने क्या बताया था कि आप एरिया कम कवर कर रहे हो, यानी आप 10x10 में 10x10 में एरिया कवर कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, गहराई में ज़्यादा जा रहे हो। और एक मैंने बताया था कि आप 25 किलोमीटर पर स्क्वायर एरिया कवर कर रहे हो, 25 किलोमीटर पर स्क्वायर एरिया यानी 25 इधर 25 इधर, लेकिन आप गहराई में ज़्यादा नहीं जा रहे, आप क्या क्षेत्रफल ज़्यादा कवर कर रहे हो। ये हो गया दूसरे टाइप का। अब इसका मैंने बोला था नाम होता है अलग अलग, तो इसका नाम क्या होता है, जब आप गहराई में ज़्यादा जाते हो और एरिया कम कवर करते हो, इसे अपन कहते हैं लंबवत खुदाई। क्या कहते हैं, लंबवत खुदाई, यानी आप लॉन्गिट्यूडनली जो है वो गहराई में जा रहे हो, यानी लंबवत खुदाई कर रहे हो। एक होती है समतल खुदाई। समतल खुदाई मतलब आप गहराई में कम जा रहे हो और आप समतल जो है, जो पृथ्वी का जो समतल एरिया है उसको ज़्यादा कवर कर रहे हो, तो वो होती है समतल खुदाई। और आप गहराई में ज़्यादा जा रहे हो तो वो होती है लंबवत खुदाई। इन दोनों के भी अलग अलग एडवांटेज है, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसको समझते जाएंगे।
लंबवत खुदाई का अर्थ है लंबाई नुमा खुदाई जिससे संस्कृति के काल का पता लगाया जा सके। यह मुख्यतः उस स्थल के कुछ हिस्सों तक सीमित हो यह मुख्यतः उस स्थल के कुछ हिस्सों तक सीमित होता है। मतलब लंबवत जो खुदाई होती है वो कुछ स्थल के कुछ हिस्सों पर यानी स्थल के कुछ हिस्सों तक सीमित होता है, लेकिन गहराई में ज़्यादा जाता है। अब देखो लंबवत खुदाई का फ़ायदा क्या होता है और समतल खुदाई का फ़ायदा क्या होता है मैं बताता हूँ। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। देखो जैसे कि ये टीला है, राइट, ये एक और टीला है, राइट। अगर इस टीले पर आप खुदाई करते हो और आप लंबवत खुदाई करते हो, जैसे कि आपने खुदाई की, यहाँ पर आपको एक काल के अवशेष मिले, आप और गहरे गए, आपको यहाँ पर दूसरे काल के अवशेष मिले, आप और गहरे गए, आपको यहाँ तीसरे काल के अवशेष मिले। मतलब लंबवत खुदाई से आपको क्या फ़ायदा मिलता है? लंबवत खुदाई किसके लिए ज़्यादा लाभकारी है? अगर आपको क्या पता लगाना है, अगर आपको ये काल का पता लगाना है, मतलब कौन सा काल कब स्टार्ट हुआ इसका पता लगाना है, तो आप लंबवत खुदाई करो, राइट। जैसे कि आप और गहरे जाओगे तो आपको किसी दूसरे काल के अवशेष मिलेंगे। यानी लंबवत खुदाई करनी है कब करनी चाहिए? जब आपको काल, यानी काल मतलब समय, कब कौन सी सभ्यता विकसित हुई, कब नष्ट हुई, ये अगर पता लगाना है ना, तो लंबवत खुदाई करो। तो समतल खुदाई कब करो? समतल खुदाई कब करो? जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आपने खुदाई की, आपको एक काल मिला, एक समय पीरियड, जो एक टाइम पीरियड होता है उसके अवशेष मिले, राइट। अगर आप चाहते हो कि जो इस समय काल के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी, तो इस 10 बाय 10 में खुदाई की आपने, यानी 10 किलोमीटर 10 फीट इंटू 10 फीट के एरिया पर आपने इसे इतनी सी खुदाई की। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मुझे ये जो काल है उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, और ज़्यादा मुझे अवशेष चाहिए, लेकिन इसी काल के चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? गहराई में नहीं जाऊँगा। अब मैं क्या करूँगा? इतनी जितनी गहराई में ये अवशेष मुझे प्राप्त हुए हैं, ये जो पहले अवशेष मुझे जितनी गहराई में प्राप्त हुए हैं, मान लो ये 10 मीटर गहरा जाने पर मुझे ये अवशेष मिल गए हैं, तो मैं 10 मीटर पर ही ज़्यादा एरिया जो है पृथ्वी के समतल का, वो एरिया कवर करके हर एरिया पर 10 मीटर में खोदूंगा, और वहाँ से जो अवशेष मिलेंगे, वो जो अवशेष होंगे वो एक ही काल के ज़्यादा मैक्सिमम अवशेष होंगे। समझे? यानी कि लंबवत खुदाई तब की जाती है जब आपको समय काल के बारे में जानकारी चाहिए, और समतल खुदाई तब की जाती है जब आपको किसी विशेष काल की ज़्यादा जानकारी चाहिए। समझे फ्रेंड्स? तो ये होता है लंबवत खुदाई और समतल खुदाई में, और ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। पुरातत्वविद जो है वो दोनों ही खुदाई का, लंबवत खुदाई और समतल खुदाई का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपको सोचो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो पहले वो क्या करेंगे? लंबवत खुदाई करेंगे। लंबवत खुदाई करके तो करेंगे तभी तो उनको पता चलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष किस परत से, किस समय से प्राप्त होते हैं। इसके लिए वो लंबवत खुदाई करेंगे। जब उनको ये पता चल जाएगा कि इतनी गहराई पर जाकर अपने को सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलने शुरू हो गए हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? समतल खुदाई करके मैक्सिमम एरिया से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त करेंगे। मतलब दोनों ही इम्पोर्टेंट है। पहले तो वो लंबवत खुदाई करेंगे, फिर उसके बाद वो समतल खुदाई पर आएंगे उस संस्कृति के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए। राइट फ्रेंड्स? लंबवत खुदाई का अर्थ है लंबाई नुमा खुदाई जिससे संस्कृति के काल का पता लगाया जा सके। यह मुख्यतः उस स्थल के कुछ हिस्सों तक सीमित होता है। समतल खुदाई का तात्पर्य पूरे अवशेष या खंडहर की खुदाई या इसके अधिकतम हिस्से की खुदाई है। इस विधि से पुरातत्वविद को एक कालखंड विशेष के किसी जगह की संपूर्ण संस्कृति का अनुमान लग सकता है। मतलब आपको एक कालखंड के ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो समतल खुदाई, और कालखंड प्राप्त करना है तो लंबवत खुदाई। राइट? क्योंकि ज़्यादातर स्थलों की खुदाई लंबवत हुई है, इसीलिए अब क्यों लंबवत हुई है देखो, अब मैं बताता हूँ। ये क्या कह रहा है? ज़्यादातर स्थलों की खुदाई जो है लंबवत हुई है। क्यों हुई है?
आज अपनी धरती पर जो ज़्यादातर हिस्से हैं वहाँ पर क्या कहते रहते हैं, वहाँ मनुष्य निवास करते हैं। जैसे मैं नया डायग्राम बना के बताऊँ, ये अपनी जो पृथ्वी है, अपना जो भारत है, उस पृथ्वी में अपनी जो पृथ्वी है जिसमें भारत है, उसके मैक्सिमम एरिया पर अब लोग लेने लगे हैं। क्या रहने लगे हैं? मैन जो निवास करने लगे हैं। उसके कारण ये क्या हो गया है, जैसे कि मान लो अपने सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले? इस एरिया में मिले हैं। जो सिंधु नदी है उसके आसपास मिले हैं, लेकिन यहाँ पर तो अभी लोग निवास करने लगे हैं। तो सोचो, अगर अपने को ये पता चल जाए कि लंबवत खुदाई करने से कि इतनी गहराई पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, फिर अपन उस पर समतल खुदाई करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? इसके लिए तो अपने को लोगों का विस्थापन करना होगा। बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन बने हुए हैं, जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, इन्हें तोड़ना होगा, तब खुदाई हो सकती है। तो ये थोड़ा एक जटिल कार्य है कि लोगों को विस्थापित करना। इसलिए ज़्यादातर लोग किसको प्रीफर करते हैं? लंबवत खुदाई को प्रीफर करते हैं, ताकि कुछ एरिया में ही वो लंबवत चले जाएं और थोड़ी थोड़ी जो जानकारी है वो हर संस्कृति की प्राप्त कर ले। राइट? क्योंकि ज़्यादातर स्थलों की खुदाई लंबवत हुई है, इसीलिए वे उस समय की भौतिक संस्कृति के सही ऐतिहासिक समय को बताते हैं। महंगा होने के कारण लंबवत खुदाई सस्ती भी होती है। क्यों होती है सस्ती? क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा एरिया कवर, जैसे अपन पानी निकालने के लिए ट्यूबवेल खुदाते हैं, वैसे ही वो क्या है, लंबवत खुदाई तो है, वो इतनी महंगी नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना है, लंबवत खुदाई करनी है। लेकिन अगर सोचो, अगर यही खुदाई पूरे 25 किलोमीटर एरिया स्क्वायर पे करनी हो तो कितनी महंगी पड़ेगी। आपको लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा, जो कंस्ट्रक्शन बने हुए हैं हटाना पड़ेगा, कितना महंगा होगा ये। तो लंबवत खुदाई जो होती है वो सस्ती होती है, और समतल खुदाई जो होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है। इसीलिए जो पुरातत्वविद हैं वो लंबवत खुदाई को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन लंबवत खुदाई में एक नुकसान क्या है, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी एक संस्कृति के बारे में, आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी हर युग की प्राप्त हो जाएगी। महंगा होने के कारण समतल खुदाई बहुत कम होती है, जिस कारण से ऐसी खुदाई के जरिए प्राचीन भारत के कई काल का संपूर्ण या पर्याप्त भौतिक जीवन की रूपरेखा उभर कर सामने नहीं आ पाती। मतलब समतल खुदाई महंगी होने के कारण लोग इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, जिससे अपने को किसी एक काल की ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। इन टीलों या खंडरों की खुदाई से प्राप्त प्राचीन अवशेषों को विभिन्न अनुपात में संरक्षित किया गया है। मतलब इससे जो प्राप्त अवशेष हुए हैं उनको संरक्षित किया गया है। जैसे आप उदयपुर में जब आहट सभ्यता के बारे में जानोगे तो आपको एक आहट संग्रहालय मिलेगा। वहाँ पर जो ये अवशेष प्राप्त हुए हैं उनको संग्रहित किया गया है। ऐसे बहुत सारे भारत में संग्रहालय हैं जहाँ पर जो अवशेष मिले हैं उनको व्यवस्थित रखा गया है, संजोए रखा गया है, और उनका समय के साथ अध्ययन किया जाता है। वो प्राचीन जो संस्कृति थी वो कैसी थी उसका अध्ययन किया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तर पश्चिमी भारत के सूखे और शुष्क जलवायु में ये प्राचीन साक्ष्य अच्छी स्थिति में पाए जाते हैं। मतलब ये क्या कहना चाहता है, देखो अब मैं आपको फिर से ये भारत का जो मैप है वो बना के बताता हूँ। देखो ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो ये अवशेष है कहाँ मिले, ये सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ मिले हैं, जो राजस्थान का क्षेत्र है यहाँ इस क्षेत्र में मिले हैं, जो उत्तर पश्चिमी भाग है यहाँ इस क्षेत्र में मिले, यहाँ पर जो ज़्यादा अवशेष है वो मिले। अब सोचो यहाँ पर ये अवशेष ज़्यादा क्यों मिले हैं। अब ये कह रहा है कि जो मध्य गंगा क्षेत्र है, यानी ये वाला क्षेत्र, आर्द्र जलवायु वाले समतल मैदान, और डेल्टा का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र डेल्टा वाला, जहाँ पर नदियाँ जो है वो समुद्र में मिलती है और वो डेल्टा बनाती है, ये वाला क्षेत्र। जैसे गंगा नदी आती है या डेल्टा बनाती है, कृष्णा नदी का डेल्टा, गोदावरी नदी का डेल्टा, कावेरी नदी का डेल्टा, ये डेल्टा बनाते हैं। तो इन डेल्टा वाले क्षेत्रों में ये जो गंगा नदी जा रही है उस क्षेत्रों में ये अवशेष जो है वो क्यों नहीं मिले हैं? क्यों नहीं मिले हैं? क्योंकि इसका कारण है क्योंकि ये जो उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, जो भारत के राजस्थान वाला क्षेत्र है, जो सिंधु नदी के आसपास वाला क्षेत्र है, वो है सूखा क्षेत्र। क्या है वो? शुष्क जलवायु। क्या है वो? शुष्क जलवायु है। क्या है? शुष्क जलवायु। जबकि जो गंगा का जो इलाका है, जो डेल्टाई वाला क्षेत्र है, वो क्या है? आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र।
क्या है? आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र, राइट। अब सोचो दोस्तों, आपने जो केमिस्ट्री में एक चीज़ पढ़ी होगी, अगर लोहे को बाहर खुला रख दिया जाए तो जो वातावरण में जो आर्द्रता होती है, उसको ये लोहा ग्रहण करके क्या कर देगा? अपने ऊपर जंग बना देगा। क्या बना देगा? जंग बना देगा। अब सोचो, जैसे जैसे उस पर जंग जमता जाएगा लोहे पर, जैसे जैसे उसका लोहे का क्या होता जाएगा? क्षरण होता जाएगा, लोहा नष्ट होता जाएगा। तो लोहा अगर नष्ट होता जाएगा तो सोचो, जिस आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र जो ये गंगा नदी का क्षेत्र है, जो डेल्टाई वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जो पुरातत्वविद द्वारा छोड़े गए अवशेष है, क्या इतने लंबे समय काल में, इतने सालों पहले जो आज भी मौजूद है, क्या वो इन आर्द्र वाले क्षेत्रों में उनका क्षरण नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। मतलब इन जो आर्द्र इलाकों में जो अवशेष है वो उनका क्षरण हो गया, मतलब वो इन जलवायु के कारण, इस आर्द्र जलवायु के कारण क्या हो गए? नष्ट हो गए। जबकि ये जो राजस्थान वाला इलाका है, सिंधु नदी के आसपास वाला इलाका है, वहाँ पर इन चीज़ों का क्षरण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ क्षरण? क्योंकि ये जो इलाके हैं वो शुष्क जलवायु वाले इलाके हैं, यहाँ पर ज़्यादा आर्द्रता नहीं पाई जाती है। इसलिए जो लोहे के अवशेष हैं, जो मिट्टी के बने हुए जो मूर्तियाँ हैं, वो आज भी अपने को यहाँ से प्राप्त होती है। तो वही लाइन ये समझा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मतलब ये वाला इलाका, राजस्थान हो गया, उत्तर पश्चिमी भारत हो गया, कि सूखे और शुष्क जलवायु में ये प्राचीन साक्ष्य जो अच्छी तरह स्थिति में पाए जाते हैं। जबकि जो मध्य गंगा वाले इलाके हैं, जो आर्द्र जलवायु वाले इलाके, समतल मैदान है, और जो डेल्टाई प्रदेश वाले जो क्षेत्र हैं ये वाले, उसमें लोहे की वस्तुओं का क्षरण हुआ और कच्चे मकानों और संरचनाओं की पहचान मुश्किल हो गई। मतलब यहाँ पर जो आर्द्र वाले इलाके हैं, वहाँ पर जो अवशेष हैं, उन अवशेषों का धीरे धीरे क्या हुआ? क्षरण हुआ। वो अवशेष जो है धीरे धीरे नष्ट हुए, जिसके कारण उन अवशेषों को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इतनी अच्छी स्थिति में नहीं पाए जाते हैं जिस अच्छी स्थिति में वो शुष्क इलाकों में, शुष्क जलवायु इलाकों में पाए जाते हैं, राइट। सिर्फ ज़्यादा पकी हुई ईंट और पत्थर से निर्मित वस्तुएं ही गंगा के आर्द्र जलवायु वाले समतल मैदानों में सुरक्षित पाई जा सकी है। मतलब ये आर्द्र जलवायु इलाकों में, यानी गंगा के इलाकों में और डेल्टा इलाकों में, केवल वो अवशेष ही सुरक्षित बचे हैं जो पत्थर के बने हैं, क्योंकि पत्थर जो है वो नमी से इतना प्रभावित नहीं होता, और वो अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं जो पक्की ईंट के बने हुए हैं। यानी जो मकान पक्की ईंट के से बनाए गए थे, जो मकान पत्थर से बनाए गए थे, वो अवशेष तो इन आर्द्र इलाकों में मौजूद हैं, लेकिन जो कच्ची ईंट से मकान बनाए गए थे, जो मिट्टी से मकान बनाए गए थे, वो इन आर्द्र इलाकों में मौजूद नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे नष्ट हो गए। जबकि इन शुष्क इलाकों में कच्ची ईंट के बनाए गए मकान भी आज मौजूद है। जैसे हम हड़प्पा सभ्यता और जो मोहनजोदड़ो सभ्यता उसमें पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि कच्ची ईंटों से मकान बनाए गए थे। क्यों पता चलता है? क्योंकि अपने को कच्ची ईंट के जो मकान है वो उसमें खंडर के रूप में प्राप्त हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर इतना क्षरण नहीं हुआ है अवशेषों का जितना क्षरण आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में हुआ है। खुदाई के माध्यम से ईसा पूर्व 6000 ईसा पूर्व, मतलब आप हड़प्पा सभ्यता से भी पहले जा रहे हो, राइट। ये क्या कह रहा है? 6000 ईसा पूर्व, मतलब आप हड़प्पा सभ्यता से भी पहले जा रहे हो, 2700 ईसा पूर्व से भी पहले। 6000 ईसा पूर्व में बलूचिस्तान में लोगों द्वारा निर्मित गांव सामने आए। मतलब सोचो, मैं हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय 6000 ईसा पूर्व के समय के जो बने हुए मकान है, जो बने हुए गांव है लोगों के द्वारा बनाए गए, वो भी आज बलूचिस्तान में मौजूद है। बलूचिस्तान मतलब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो शेर एरिया है, वहाँ पर ये जो अवशेष हैं, ये जो गांव लोगों के द्वारा बसाए गए हैं, वो आज भी खंडर के रूप में मौजूद है। अब ये क्यों मौजूद है? क्योंकि वो इलाका कौन सा है? वो इलाका है शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र, और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में क्या है? इतना क्षरण नहीं होता है जितना आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है, राइट।
ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी में गंगा के समतल मैदानों में विकसित भौतिक संरचना भी सामने आई है। मतलब यहाँ पर तो 6000 ईसा पूर्व के भी अवशेष मौजूद है और यहाँ पर दूसरी सहस्त्राब्दी में गंगा के समतल मैदानों में भी कुछ अवशेष अपने को प्राप्त हुए हैं। कौन से अवशेष मिले हैं? जो पत्थर के बने होंगे या जो पक्की ईंटों के बने होंगे या फिर ऐसे चीज़ों से निर्मित होंगे जिनका क्षरण जो है वो बहुत धीरे होता है। इससे लोगों के रहवासों जहाँ वे बसते थे उसका पता चलता है। ऑब्वियसली चीज़ है, इन अवशेषों से क्या पता चलता है? लोग कैसे रहते थे, कैसे बसते थे, ये वाली चीज़। साथ ही मिट्टी के बर्तनों तथा उनके रेशेदार खाने तथा उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाए औजारों का भी इससे पता चलता है। सिंपल सी चीज़ है, इन अवशेषों से क्या पता चलता है कि वो कौन से औजार यूज़ करते थे, कौन से बर्तन यूज़ करते थे जो मिट्टी के बने होते थे, कैसे वो रहते थे, कैसे वो कृषि करते थे। इन चीज़ों की जानकारी अपने को मिलती है। दक्षिणी भारत के कुछ लोग जिन्हें उनके औजारों, हथियारों और सामग्रियों के साथ बड़े बड़े पत्थर के बीच दफनाया गया, उसकी जानकारी भी इससे मिलती है। इन संरचनाओं को मेगालिथ कहा जाता है। मतलब आप अगर दक्षिणी भारत में जाओगे, अगर आप दक्षिणी भारत में जाओगे तो आपको वहाँ पर एक मेगालिथ नाम से संरचना मिलेगी। क्या मिलेगी? मेगालिथ नाम से संरचनाएं मिलेगी। अब मेगालिथ क्या होता है? मेगालिथ क्या होता है कि दक्षिणी भारत के लोग क्या करते थे, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उस व्यक्ति को नीचे दफना देते थे, राइट। और उस व्यक्ति को गड्ढा खोद के दफनाने के बाद उस पर बड़े बड़े पत्थरों से क्या कर देते थे, उसको रख देते थे, उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर। आप जब अपन एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इसके डायग्राम भी वहाँ दिए हुए हैं, कैसे ऐसे बड़े बड़े पत्थर जो है वो वहाँ पर मिले ऐसे, और उसके नीचे उन जो व्यक्ति है उनको दफना दिया जाता था। यानी कि बहुत बड़े बड़े पत्थर ऐसे रखे हुए होते थे, राइट। इन पत्थरों के नीचे क्या व्यक्ति को दफना दिया जाता था। जो ये बड़े बड़े पत्थर हैं, इन्हीं बड़े बड़े पत्थरों को कहते हैं मेगालिथ। मेगालिथ मतलब बड़े बड़े पत्थर, लिथ पत्थर, बड़े बड़े पत्थर। और इन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे जो ये व्यक्तियों को दफनाया जाता था ना, उन व्यक्तियों के साथ ये जैसे कि कोई मिट्टी के बर्तन दफना दिए साथ में, किसी ने मान लो उनके कोई जैसे व्यक्ति कोई गहने पहनता था तो उनके गहने भी उसके साथ रख देते थे यानी उस जो व्यक्ति की मृत्यु होती थी उसके साथ। जैसे उस व्यक्ति का कोई प्रिय अगर चीज़ होती थी, जैसे कि अगर उस व्यक्ति का कोई हथियार वो अगर व्यक्ति यूज़ करता था तो उस हथियार को भी उस जो कब्र है उसमें वो दफना देते थे। तो जब आज के जो पुरातत्वविद है उसकी खुदाई करते हैं तो उस जो ये दफनाया जाता था जहाँ पर व्यक्ति को, वहाँ पर उस शव के हड्डियों के साथ साथ उनको ये औजार भी, उसके द्वारा यूज़ किए गए बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, जिससे हम उस समय के जो लोग हैं उनकी संस्कृति कैसी थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो ये मेगालिथ कहाँ यूज़ किए जाते हैं? मैक्सिमम दक्षिणी भारत में यूज़ किए जाते थे, लेकिन आपको ये मेगालिथ लगभग पूरे भारत में मिलेंगे। हाँ, वो मैक्सिमम जो है वो दक्षिणी भारत में मिलेंगे, लेकिन ये जो मेगालिथ की जो परंपरा थी, जो मेगालिथ की जो उनकी संस्कृति थी, वो आपको लगभग पूरे भारत में मिलेगी। हालांकि कुछ मेगालिथ इस श्रेणी में नहीं आते। इनकी खुदाई से लौह युगीन से आगे के दक्कनी लोगों के जीवन के बारे में पता चलता है। मतलब इन मेगालिथ के अवशेषों से अपने को लौह युग के बाद के जो लोग हैं उनकी संस्कृति का पता चलता है। इनकी खुदाई से लौह युगीन से आगे के दक्कनी लोगों के जीवन के बारे में पता चलता है। वह विज्ञान जिसके जरिए हमें सिलसिलेवार सुनियोजित रूप से पुराने खंडहरों और चट्टानों को खोदकर लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे हम पुरातत्व शास्त्र कहते हैं। सिंपल सा पॉइंट है कि पुरातत्व शास्त्र कहते हैं किसे कहते हैं? पुरातत्व शास्त्र। पुरातत्व शास्त्र किसे कहते हैं? पुरातत्व शास्त्र का मतलब होता है जो पुरातात्विक स्रोत हैं, जो खंडहर के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, उन पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन करके उसके अध्ययन से जो प्राचीन भारत है उसका सिलसिलेवार और उसका सुनियोजित अध्ययन करना या सुनियोजित जानकारी प्राप्त करना,
यही जानकारी प्राप्त करने को कहते हैं पुरातत्व शास्त्र। एक ऐसा शास्त्र जिससे पुरातत्व स्रोतों के माध्यम से प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। राइट फ्रेंड्स, अब इससे आगे जो है हम अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।